everyone. I'm Ariba Tariq Lutfi and welcome to Sante's weekly broadcast, Nazariya, Power of Experience. Let's continue this conversation about experiences versus knowledge with Pakistan's leading ophthalmologists and their practice in treating glaucoma, and share this knowledge with our viewers and especially the new ophthalmologists and the junior ophthalmologists. So today I would like to introduce one of the leading ophthalmologists in Pakistan, Dr. Yusuf Jamal. He is currently an assistant professor glaucoma at Khyber Girls Medical College at Hayatabad Medical Complex in Peshawar. He has recently received this award, which is Khwaja Shariful Hassan Gold Medal for Ethics and Professionalism by the OSP Society of Pakistan. He has also done the Glaucoma Fellowship and 1 year at Al Shifa Trust Eye Hospital in Rawalpindi, 1 year at University of Toronto, Canada, and 6 months from British PAUSE. He is also a professor of glaucoma. So that's all the wrap-up introduction of Dr. Yusuf Jamal. So Assalamu alaikum, Dr. Yusuf Jamal, how are you doing today? Wa alaikum salam. Thank you, Ms. Ariba. Thanks for the nice introduction. I'm fine. How are you? I'm good, alhamdulillah. So, Dr. Yusuf Jamal, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपका क्या views हैं about Nazariya and sharing experiences with junior ophthalmologists? So, when Asante started this Nazariya, I really appreciated it, and I think they started from glaucoma. Yes. Which is So that's why I like it more because it's more closer to my specialty. And the reason is that the glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. So it needs great attention. And by doing this program of Nazariya, Sande is doing a wonderful job. And I'm quite following this program and listening to all the speakers from all over the country. That's wonderful that you feel so close to glaucoma and want to talk about your experiences with the world. So हम अभी इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि मेरे पास जो है वो ग्लोकोमा से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ग्लोकोमा के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अटेंशन नीडेड है जिस चीज में, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ. मेरे ख्याल में ग्लोकोमा की डायग्नोसिस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपकी हिस्ट्री है. क्योंकि स्टार्ट आप हिस्ट्री से होता है. हिस्ट्री ही आपको क्लूज देती है कि क्या मसला चल रहा है. और ग्लोकोमा ऐसी डिजीज है कि जिसकी कोई खास सिम्टम्स नहीं है. स्पेशली जब हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के बारे में बात करते हैं, वो किसी भी सिम्टम के साथ आ सकता है. विजन के ब्लरिंग की वजह से भी आ सकता है, बाजों का हेडेक, माइल्ड हेडेक की वजह से भी आ सकता है, ग्लासेस चेंज हो जाएं उस वजह से भी आपको ये एक सिम्टम नजर आ सकता है. तो ग्लोकोमा जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, जो सबसे कॉमनली है इस पूरी दुनिया में है, उसमें कोई खास सिम्टम नहीं है. तो दैट्स वाई कि जो आपकी हिस्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट से आप ज़रूर हिस्ट्री लें कि उसका मसला क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है. फिर हिस्ट्री में आपको बाज़ जगह पे क्लूज मिल जाते हैं. लेट्स सपोज अगर आप पेशेंट से उसकी फैमिली हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि क्या आपके फैमिली में, स्पेशली जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी पेरेंट्स की बात करते हैं, सिबलिंग्स की बात करते हैं, क्या उनमें से किसी को तो ग्लोकोमा नहीं है? अगर उनमें से किसी को ग्लोकोमा है, ऑलरेडी डायग्नोज है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा आम पॉपुलेशन के निस्बत 10 टाइम्स ज्यादा एट रिस्क है ग्लोकोमा डेवलप करने के लिए. तो आपके जहन में एक वो बन जाती है, डिफरेंशियल बन जाती है कि शायद इसको भी ग्लोकोमा को कोई मसला हो. इसके अलावा अगर आप आई की किसी किस्म की कोई भी सर्जरी हुई हो, कभी आंख पे चोट लगी हो, या आंख में कोई ऐसी दवाई यूज की हो, स्पेशली जो हम आजकल मसला देख रहे हैं स्टीरॉइड्स का, जो एलर्जिक कंडीशन में बहुत दी जाती हैं, अगर ये क्लूज आपकी आते हैं तो आपके फौरन क्लिक कर जाता है कि ये शायद ही हम ग्लोकोमा के साथ डील कर रहे हैं. जब हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है तो आपको अंदाजा हो चुका होता है 70-80% कि ये मैं ग्लोकोमा की तरफ ही हूँ. उसके बाद फिर आपका सारा डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन पे. एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो आपकी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपका फंडस एग्जामिनेशन, यानी पीछे जो ऑप्टिक नर्व है जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, उसकी एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोकोमा डिजीज़ ही ऑप्टिक नर्व की है.
और उसमें ग्लाकोमा के कोई ख़ास स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन में अगर आप एहतियात करें, आप एक्सपर्ट होंगे, तो आप ग्लाकोमा को डायग्नोज कर पाएंगे। और ये इसीलिए कहते हैं कि जो डिस्क है दैट इज किंग, डिस्क इज किंग, ये एक कॉमन टर्म यूज की जाती है। मतलब हाँ, कि आपने जब तक डिस्क सही नहीं देखा होगा, अगर आपको डिस्क की एग्जामिनेशन सही नहीं आती होगी, तो अगर आप बहुत भी टेस्ट कर लें, आप एंड में भी क्लूलेस ही रहेंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद आप तकरीबन 99% श्योर होते हैं कि ये ग्लाकोमा है या नहीं है। फिर उसमें गोनियो भी करनी पड़ती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको क्लासिफाई करना पड़ता है कि ये किस टाइप का ग्लाकोमा चल रहा है। फिर ये है कि जब आपकी हिस्ट्री हो जाए, आपकी एग्जामिनेशन हो जाए, तब आप जाके टेस्ट करते हैं। टेस्ट आप डिपेंड करते हैं कि आपने हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में आपके जहन में क्या है। तो टेस्ट बाज़ों का ये 1% 2% ऐसे लोग होते हैं जिनमें आपको ज़रा सी कन्फ्यूज़न होती है कि ये है ग्लाकोमा कि नहीं है। उसमें विजुअल फील्ड है, उसमें ओसीटी, जब हम नर्व फाइबर लेयर देखते हैं, वो हम देखते हैं। और वो डायग्नोसिस से ज़्यादा हम मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। Okay. डायग्नोसिस में अल्दो कोई वो नहीं है कि हाँ, सिर्फ मॉनिटरिंग है, डायग्नोसिस में भी वो मदद देती है। लेकिन हम उसको मॉनिटरिंग में फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपको ग्लाकोमा डायग्नोज हो गया, तो ये लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है। आपको पूरी ज़िंदगी चेकअप करवाना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने बस एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले ली और ग्लाकोमा खत्म हो गया। तो जब आपकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उस टेस्ट की मदद से हम देखते हैं कि ग्लाकोमा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है फिर हमको ये स्पेशल ये टेस्ट ज़रूर करवाने पड़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी आप ग्लाकोमा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, आपने बहुत वंडरफुली रैप अप किया है इसको। तो आपने ग्लाकोमा डायग्नोसिस की बात कर ली है और पेशेंट को किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी बात भी कर ली है। सो आई वुड रियली लाइक टू गो डीप इनटू दैट पेशेंट मैनेजमेंट एरिया, कि आपकी ट्रीटमेंट आप किस तरह लेकर चलते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट को किस तरह उसको मतलब बेसिकली किस तरह वो डील करे अपने ग्लाकोमा के साथ। थोड़ा-सा उसके ऊपर भी आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ, पेशेंट जब एक दफ़ा डायग्नोज़ हो जाए कि पेशेंट को ग्लाकोमा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब डिज़ीज़ आपने डायग्नोज़ कर ली है, तो आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो ट्रीटमेंट, ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट के बारे में मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हुई हैं, मुख्तलिफ स्टडीज़ आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं। उसके बाद कंसेंसस सबकी बनी है। जब जितने भी वर्ल्ड ग्लाकोमा की जितने भी एसोसिएशन हैं और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठ के एक कंसेंसस बनाते हैं। तो हम उन्हीं कंसेंसस को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारी लोकल अपनी पाकिस्तान की गाइडलाइंस अभी तक नहीं थी। अभी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान ग्लाकोमा सोसाइटी ने पाकिस्तान ग्लाकोमा एसोसिएशन, जिसको पीजीए बोलते हैं, उन्होंने कोई गाइडलाइंस थोड़ी-सी बनाई हैं, लेकिन वो अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, उसको और भी अच्छा करना पड़ेगा। ओके। तो उसमें ये है कि जब भी आपको ग्लाकोमा ट्रीट करना हो, तो हमेशा एक फर्स्ट है जिसको बोलते हैं मोनोथेरेपी, के एक ड्रग से स्टार्ट करें, जी। ताकि उसको हमें पता चले कि वो पेशेंट उस ड्रग को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो मोनोथेरेपी में किसी एक ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, या कोई एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो आप अगर मोनोथेरेपी से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट इफेक्टिव है, ये पेशेंट के लिए ये जो ड्रग है ये इफेक्टिव है या नहीं है। और अगर कोई साइड इफेक्ट आ रही है, तो वो इसी ड्रग से आ रही है। अगर आप कॉम्बिनेशन में इकट्ठी शुरू कर देते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सी ड्रग इफेक्ट कर रही है, और अगर कोई एक साइड इफेक्ट आ रहा है तो किस ड्रग से आ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है मोनोथेरेपी से स्टार्ट करता हूँ, और मोनोथेरेपी में भी हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो सबसे इफेक्टिव ड्रग है, जिसकी आईयूपी रिड्यूसिंग जो कैपेसिटी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो सबसे ज़्यादा है, 30 to 35% वो आईयूपी जो है उसको रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स पे स्टार्ट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप लेटेनोप्रोस से स्टार्ट करते हैं, ट्रेवोप्रोस से स्टार्ट करते हैं, या बाइमेटोप्रोस से। वो तीनों में जो भी आपको सूटेबल लगे, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम लेटोनोप्रास्ट या प्रोस्टाग्लैंडिन, कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन हो जिसको पीजीए बोलते हैं, इस ग्रुप में किसी से भी स्टार्ट करें, तो फिर हम इनको 1 मंथ बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि 1 मंथ ही पे इनका आईयूपी स्टेबल हो जाता है, इस ड्रग का इफेक्ट हमें पता लगता है। 1 मंथ के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट इस ड्रग को टॉलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है, तो क्या ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है।
अगर दोनों बातें हैं कि पेशेंट टॉलरेट भी कर रहा है और ड्रग इफेक्टिव भी है, तो फिर तो डिपेंड करता है कि आप देखें कि आपके जहन में जो टारगेट प्रेशर था, जो आपने जहन में रखा था कि पेशेंट की ग्लाकोमा के डैमेज के हिसाब से, कि क्या वो इस एक ड्रग से, मोनोथेरेपी से अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको उसी ड्रग पे कंटिन्यू रखते हैं और उसको हम रेगुलरली 6 मंथ पे हम चेकअप करते हैं विद विजुअल फील्ड एंड ओसीटी, ताकि हमें फिर प्रोग्रेशन पता चले कि विजुअल फील्ड पे या ओसीटी दोनों इकट्ठी, कि जिसमें हमें विजुअल फील्ड पे हम फंक्शन देखते हैं और ओसीटी पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों देखने पड़ते हैं। तो अगर वो 6 मंथ पे वो दोबारा आता है और प्रेशर भी कंट्रोल है और उसी विजुअल फील्ड और ओसीटी पे कोई प्रोग्रेशन भी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये पेशेंट अंडर कंट्रोल है। हम उसको फिर उसी तरह 6 मंथ ही फॉलो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर पेशेंट आ गया, उसने प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ली हुई है, वो टॉलरेट भी कर रहा है, लेकिन वो प्रेशर उसने कम तो किया है, लेकिन उस लेवल पे कम नहीं किया जिस लेवल पे आप लाना चाहते थे, जो आपका टारगेट आईयूपी था। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ दूसरी ड्रग ऐड कर देते हैं, जिसमें फिर कम्बिनेशन भी आप ऐड कर सकते हैं या सिर्फ बीटा ब्लॉकर भी ऐड कर सकते हैं। तो यूजुअली जो है हम लोग अपने सेटअप में ये करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं, जैसे डोर्जोलामाइड और टेमोलॉल जो कोड्रोजॉल है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिर हम इसके साथ ऐड कर देते हैं। और जब ये ऐड करते हैं तो फिर हम उनको 2 वीक्स बाद बुलाते हैं, ताकि हम देखें कि ये न्यू ड्रग जो हमने एडिशन की है अब इसका क्या इफेक्ट है। तो 2 वीक्स पे हमें पता लग जाता है कि ये पेशेंट टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर अचीव हो गया तो फिर हम उसी तरह 6 मंथ्स पे रूटीन फॉलो अप करते हैं। अगर नहीं हुआ फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो रह जाती है वो अल्फा एगोनिस्ट की रह जाती है, जो ब्राइमोडिन है, ब्राइमोनिडीन, फिर उसको ऐड करते हैं। लेकिन हमारे सेटअप में प्रॉब्लम ये है कि जब आप 2 बॉटल से ज्यादा पे जाते हैं तो पेशेंट की कंप्लायंस खराब होने लगती है। तो हमें ये रिस्क और बेनिफिट रेशियो ये देखना पड़ता है, पेशेंट की कंप्लायंस को देखना पड़ता है। यूजुअली जब 3rd बॉटल पे जाते हैं तो पेशेंट की कंप्लायंस बहुत खराब हो जाती है, वो पहले 2 जो ड्रग्स ले रहा होता है वो भी छोड़ देता है। तो हम 3rd पे अगर जाते भी हैं बॉटल पे तो शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, या फिर ये करने के लिए जाते हैं कि हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम शॉर्ट टर्म उसको दे देते हैं कि आप तब तक ये ड्रग यूज करें जब तक कि आपकी हम सर्जरी ना कर लें। तो ये एक तरीका है जो हम फॉलो करते हैं। और अगर इन केस पेशेंट को कोई भी एलर्जी डेवलप होती है दरमियान में, तो हमें पता चल रहा होता है कि किस स्टेज पे डेवलप हो रही है और किस मेडिसिन से, तो हम वो ड्रग फिर साइड पे बल्कि वो ड्रग नहीं बल्कि उस पूरी क्लास को ही साइड पे कर लेते हैं। लेट सपोज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग से उसको एलर्जी शुरू हो गई तो हम लेटोनोप्रॉस भी फिर नहीं देते, हम ट्रिप्रोप्रॉस भी नहीं देते, हम बेमेट्रोप्रॉस भी नहीं देते, वो पूरी क्लास ही हम साइड पे कर देते हैं। तो ये इस तरह हमें जो है ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो आपने काफी अच्छे से हमें बताया कि तीनों डिफरेंट क्लासेस को हम किस तरह अपना यूज में लाते हैं और पेशेंट को किस तरह हम मैनेज कर रहे होते हैं थ्रू द ट्रीटमेंट। और ये बात जो है वो आपकी काफी सही है, क्योंकि पेशेंट्स जो है दे कैन नॉट डू दैट, कि वो याद भी नहीं रख पाते हैं कुछ मेडिकेशंस और वो ले भी नहीं पाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरह आप कोशिश करते हैं कि पेशेंट कंप्लायंस हमारी इंप्रूव हो सके पेशेंट्स की? कोई ऐसा सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, इसमें यह है कि पेशेंट कंप्लायंस तभी अच्छी होगी अगर पेशेंट मोटिवेटेड होगा। अच्छा। कि पेशेंट को आपने मोटिवेट करना है। पेशेंट तब मोटिवेटेड होगा जब उसको अपनी डिजीज की समझ होगी। अब उसको ये पता ही नहीं है कि ग्लाकोमा क्या चीज है, वो ये समझ रहा है कि बस ये एक ड्रॉप आपने मुझे लिख के दे दिया, 1 महीने डाल के ग्लाकोमा खत्म हो गया। तो ये पेशेंट से ज्यादा ट्रीटिंग जो डॉक्टर है उसकी गलती है कि उसने पेशेंट को समझाया नहीं है। तो इसलिए पेशेंट को पहले जो आपका जो पहला एनकाउंटर होता है, जो पहला जिस टाइम आप डायग्नोज कर रहे होते हैं, उस टाइम काउंसलिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं अपनी रूटीन में ये काउंसलिंग करता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ फर्स्ट सेटिंग में। और जब उनके साथ काउंसलिंग कर लेता हूँ तो मैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे भी बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि काउंसल्ड, ताकि मुझे नेक्स्ट फॉलो पे ये भी याद रहे कि मैंने इसको ऑलरेडी काउंसल किया होता है। तो अगर इन केस वो नेक्स्ट उस पे उसकी कंप्लायंस अच्छी नहीं होती तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि आपको पिछली दफा भी मैंने पूरी तरतीब से ये बात बताई थी कि ये ग्लाकोमा क्या है। तो काउंसलिंग में पेशेंट को ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ग्लाकोमा क्या चीज है। ग्लाकोमा जो है इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की सबसे लीडिंग कॉज है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
हम जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को हम इस तरह समझाते हैं कि लेट्स कि हम आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे कि जो आपकी विजन है वो अच्छी हो जाएगी। हम इसलिए दे रहे हैं कि अभी जो आपकी ये विजन है ये रिस्टोर रहे, ये इसी जगह पे स्टेबल हो जाए और डिटेरियोरेशन ना हो, ताकि जो जिंदगी अल्लाह ने आपको आगे लिख के दी है उसमें आप किसी के मोहताज ना बने। आपकी जिंदगी आगे जो आने वाली है उसमें किसी किस्म की जो है बीनाई का मसला ना बने, ताकि आप जितना भी वक्त गुजारे बगैर किसी मोहताजी के, बगैर किसी सहारे के खुद गुजारे। अगर आप, और इसके लिए आपको ये ड्रग्स जिस तरह हम लिख के दे रहे हैं ये आपने इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे खाना खाएं या ना खाएं लेकिन मेडिसिन आपने ज़रूर डालनी है। और उसको हम ये भी कहते हैं कि अगर आपकी मेडिसिन ख़त्म हो रही है तो आप उससे पहले ये रिफ़िल करवा लें, अपने लिए अलग से दूसरी बॉटल अरेंज करवा लें, ताकि आपको एंड टाइम में ये मसला ना हो कि आपके ड्रग मिस हो गए हैं। तो ये बात काउंसलिंग का ये जो सेशन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो पेशेंट के साथ फर्स्ट एनकाउंटर होता है, तभी ये पेशेंट मोटिवेटेड होता है। और बाज़ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनकी एक आई बिल्कुल लॉस हो चुकी होती है और दूसरी में डैमेज चल रहा होता है, तो उनको समझाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप उनको कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि ये देखें जिस तरह आपकी दूसरी आँख ज़ाया हो गई है, आपकी ये आँख भी ज़ाया होने वाली है। अब अगर आप मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी इसी रास्ते पे चल पड़ी है जिस पे पहली आँख ज़ाया हो चुकी है। तो ये पेशेंट जो होते हैं, जो वन आइड होते हैं, ये ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ये ज़्यादा जो है रिलीजियसली जो है मेडिसिन को यूज़ करते हैं। तो ये काउंसलिंग सेशन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट की कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ जो कंप्लायंस, जिस तरह मैंने बात की, कोशिश ये हो कि मिनिमम डोजेज वाली बात हो, ताकि ज़्यादा बॉटल्स पे बंदा ना जाए। तो यूजुअली 2 बॉटल्स तक पेशेंट जो है, या 3 ड्रॉप्स पर डे एक वन आई में, ये पेशेंट किसी हद तक इस पे कंप्लायंट रहते हैं। बाज़ लोग फिर नहीं रहते, इस पे भी नहीं रहते, तो उनके लिए हमें मजबूरन सर्जरी करनी पड़ती है। और सबसे जो बड़ा इशू हमारे सेटअप में है वो पॉवर्टी का भी है, कि ये ग्लाकोमा की चूंकि मेडिसिन लाइफ लॉन्ग हैं, एक्सपेंसिव हैं, आपको लेनी पड़ती हैं तकरीबन, अगर लेट सपोज एक कम्बिनेशन की आप ड्रॉप ले रहे हैं डोर्जोलामाइड और टेमोलॉल की, और इसको सुबह शाम आपने दोनों आंखों में डालनी है, तो ये 2 वीक्स तक एक बॉटल काम करती है। और आपने, इसका मतलब है कि मंथ में कम से कम 2 बॉटल्स आपके यूज होते हैं। तो जो मजदूर है, जो दिहाड़ी का बंदा है, वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता किसी भी सूरत में कि वो ये मेडिसिन ले। उनके लिए फिर हम अल्टरनेट ये करते हैं कि उनको हम फिर सर्जरी की ही ऑप्शन दे देते हैं, कि लेकिन उनको साथ में सर्जरी देते ऑप्शन देते हैं कि ये जरूर कहते हैं कि 100% रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप ड्रग फ्री हो जाएंगे। 70-80% चांस है कि आप विदाउट मेडिसिन आपका प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो ये एक तरीका है कि पेशेंट की हम मोटिवेशन बना सकते हैं, स्पेशली जो आपका फर्स्ट सेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, कि बेसिकली पेशेंट कंप्लायंस जो है वो सिर्फ इस तरह अचीव कर सकते हैं हम, या कोशिश इस तरह कर सकते हैं कि हम पेशेंट को काउंसिल कर दें और उसको अवेयर कर दें कि ये डिजीज कितना सिवियर है और ये लाइफ लॉन्ग है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एग्री विद दैट एज वेल। अच्छा, सो प्रोफेसर डॉक्टर जमाल, आप मुझे एक और चीज बता दें कि लास्टली, क्योंकि हम सिंस सेशन रैप कर रहे हैं हम, कि कोई एडवाइस कोई जूनियर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के लिए जो आपको देख रहे हैं आज। यंग ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के लिए तो मेरे यही मैसेज है कि ग्लाकोमा इज द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। एक दफा विजन चली गई, हम इसको रेस्टोर नहीं कर सकते, बट इट इज प्रिवेंटेबल। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस लॉस को। तो प्रिवेंट करने के लिए जहां हमें अपने हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे और जो इन्वेस्टिगेशंस, इन सब पे रिलाई करना पड़ता है, तो इनके साथ साथ हमें अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट पे भी रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाकोमा ऐसी स्पेशलिटी है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें लोग कम हैं, कम लोग आते हैं। तो हमें लोग चाहिए, हमें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट चाहिए जो इस ग्लाकोमा को एज अ करियर लें और फिर इसमें अंदर आगे जाके एक्सेल करें ग्लाकोमा में। तभी हमारे पास जब मैन पावर होगी, तभी हम पाकिस्तान के हर कोने में जाकर इन पेशेंट्स की जो है खिदमत कर सकेंगे। इसके बगैर बहुत मुश्किल है कि हम ग्लाकोमा को पूरी तरीके से हम इसका जो है तदारक कर सकें कि किस तरह हम ग्लाकोमा के साथ फाइट करेंगे। तो मैं उनके साथ ये स्पेशल मैसेज मेरा कि यंग को यही होगा कि आप जब भी सब स्पेशलिटी की तरफ सोचें
तो ग्लाकोमा को भी जरूर जहन में रखें। ग्लाकोमा एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, इसमें काम करने का बहुत स्कोप है, इसमें रिसर्च का बहुत स्कोप है, इसकी दुनिया में भी इसकी बहुत मांग है, इस ग्लाकोमा स्पेशलिटी की। तो आप जरूर जब भी सोचें तो ग्लाकोमा को अपने जहन में रखें, और हमें ग्लाकोमा के स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। That was wonderful advice for the junior ophthalmologists, and I'm sure that they are listening to you, and they will be motivated enough कि वो आएंगे इस field में, और they will work harder for it. So lastly मैं बस आपको thank you करना चाहूंगी डॉक्टर यूसुफ जमाल कि आपने हमें जो है हमारे सेशन में आए, और नजरिया को जो है वो you have provided value to it basically, और इसको improve करा है हमारे सेशन को। So thank you so much। आपने जो भी एडवाइस दी है और आपकी जो भी नॉलेज है वो इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचेगी, और उनसे फायदा ही होगा उनको, और फायदा ही पहुंचेगा। So thank you for joining, and it was a wonderful session. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you, Sante. Thank you so much. Allah Hafiz.